हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? बेटा वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन। तो बेटा इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए अगर आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो। चलिए, तो बेटा हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स का पार्ट कौन सा था? 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर हम लोगों का आज का टॉपिक रहने वाला है बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोज लॉ। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बात करते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चा? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। किसी भी गिवन सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला कोई एरिया है, इस एरिया में से कुछ फील्ड लाइन हम लोगों ने निकालनी स्टार्ट करी, जैसे ये वाली, ठीक है। ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। इस एरिया में से अभी कितनी फील्ड लाइन निकल रही है आप काउंट करके फटाफट बता देंगे। 1 2 3 4, यानी कितनी फील्ड लाइन है? 4। तो फ्लक्स का आंसर कितना रहेगा? 4। यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया में से पास करेंगी ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हमेशा ही काउंट करके बताएंगे? नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखने के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि फ्लक्स डिपेंड किन किन पर करता है। किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। और फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? पहली है ई। कैसे? अगर मैं इस एरिया में से जो फील्ड लाइन निकाली मैंने उसको कम कर दूं, सपोज मैंने ये 2 हटा दी। कौन सी 2 हटा दी? ये वाली, ये 2 मैंने हटा दी, ठीक है। तो कितनी फील्ड लाइन गई अब? तो आपका आंसर रहेगा कि सर अब तो 2 फील्ड लाइन निकली। हाँ, इट मींस जो ई है वो किस पर डिपेंड, फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करा? ई पर। अगर ई कम है तो फ्लक्स कम हो जाएगा, ई ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। यानी एक तो डिपेंड करा ई पर और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा वो देखते हैं। मान ले तूने यहां पर एक टिंगू सा एरिया ले लिया, इतना सा। इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है? आंसर है 1। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1। यानी आपने एरिया कितना चूज कर रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी जो सेकंड पार्ट है वो क्या है बच्चा? एरिया। और थर्ड पार्ट कौन सा है? देख, अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास ये वाला एरिया वेक्टर है, या फिर कोई सरफेस एरिया मैंने ऐसे रख दिया, इसमें से कोई फील्ड लाइन निकाल रहा हूं मैं, कितनी निकली? 5। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं, क्या अब भी 5 निकलेंगी? आंसर है नहीं। अभी कितनी निकलेंगी? 5 से कम निकलेंगी। अगर मैं थोड़ा और रोटेट कर दूं, ऐसे सेट कर दूं, तो अब कितनी निकलेंगी? 0, ठीक है। यानी तीसरे जो फैक्टर है उस फैक्टर पर डिपेंड करती है जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, यानी क्या? कोस थीटा। तो फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ई पर, ए पर एंड ओरिएंटेशन यानी कोस थीटा पर। इसको याद करो, कभी ऐसी चीजें कभी पढ़ी हो जहां पर कोस थीटा से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो, ई ए कोस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा? ई डॉट ए। क्या लिख दिया? ई डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट आ जाए ना, वो क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए यूनिट की भी बात कर लें। सर ई की यूनिट क्या है? सर ई है क्या? ई था फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितनी फोर्स है। अच्छा, फोर्स को किस में मेजर करते थे? न्यूटन में। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम में। तो ई की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। और एरिया की कितनी होती है बच्चा? मीटर स्क्वायर। और कोस थीटा जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करें एरिया की। एरिया के ऊपर आपने वेक्टर लगाया, इट मींस कि वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल भैया, वेक्टर क्वांटिटी तो है, तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। हाँ, डायरेक्शन कैसे आएगी वो देखते हैं। सपोज मेरे पास ऐसी कोई प्लेन चीज है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर। आपको कुछ नहीं करना, बंदर बनना है। बंदर बन के इस सरफेस पे यहां पर लटक जाओ और थंब रख दो। डायरेक्शन किधर आई? इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। ये एरिया वेक्टर हो गया। सर अगर मैं इधर चाहूं तो इधर भी ले सकते हो। ये एरिया वेक्टर फिर से सरफेस के कैसे हुआ? परपेंडिकुलर। यानी चाहे तो आप इधर ले लो या इधर ले लो, दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो, लेकिन सरफेस के कैसी है? परपेंडिकुलर।
अच्छा सर, अगर सरफेस क्लोज्ड हो, यानी जैसे मैं आपको ये शेप दिखाऊं, अगर ऐसा कोई सरफेस हो तो इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा? बंदर बन के यहां पर लटक जाओ, डायरेक्शन कैसे आएगी? तुम्हारी तरफ। इस वाले सरफेस की बात करो तो डायरेक्शन ऊपर आएगी, इस वाले सरफेस की बात करो तो डायरेक्शन इधर आएगी। यानी सरफेस के परपेंडिकुलर और रेडियली आउटवर्ड होनी चाहिए, उस सरफेस से बाहर की तरफ होनी चाहिए, जैसे इधर बाहर की तरफ, यहां पर तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ, और नीचे की बात करूं तो डाउनवर्ड। ठीक है, क्या याद रखना है? अगर क्लोज है तो क्या करना है? आउटवर्ड लेनी है, परपेंडिकुलर, है ना। सिंगल लेयर है तो आप किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देख यहां पर गिवन क्वेश्चन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई थ्रो ए एरिया डी ए, किसी डी ए एरिया में से कितना फ्लक्स निकलेगा? सर फ्लक्स का तो रिजल्ट अभी देखा ना, फ्लक्स कितना होता था? ई डॉट ए, और यहां पर एरिया की जगह उसने क्या ले लिया? डी ए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ई डॉट डी ए। ठीक है, चलिए तो ये क्या आ जाएगा आपका? फ्लक्स। कौन सा आंसर रहेगा बच्चा? सी। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप स्क्रीन को 1 मिनट के लिए रोक लिया करें और फटाफट आंसर टाइप कर दिया करें, इससे आपको लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो जो चीजें दे रखी है ना बच्चा, मैं फर्स्ट लाइन पढ़ते ही उस चीज को लिखूंगा, आप भी ऐसा करिए। ई कितना दे रखा है? 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो गई। अब ये आई कैप का मतलब क्या है? आई कैप का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई कैप की डायरेक्शन होती है बच्चा एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चा, वो किधर रहने वाली है? एक्स एक्सिस की तरफ, इधर। ठीक है, उसके बाद फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कोई स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर की साइड दे रखी है बच्चा 10 सेंटीमीटर, यानी जो L है ना, L दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसमें से कितनी फ्लक्स निकलेगी? कैसे? जब इसको कैसे रखा? हुज प्लेन इज प्लेस्ड पैरेलल टू YZ प्लेन, कौन से प्लेन की तरफ? YZ की तरफ। बस ये छोटी छोटी बातें पढ़नी है। देख ये कौन सी एक्सिस है? X, ये वाली Y, और तुम्हारी तरफ कौन सी है? Z। फिर से देख X, Y और ये वाली Z, और इसको कौन से प्लेन में रखा? इसको रखा बच्चा YZ प्लेन में, यानी Y ये रहा, Z तुम्हारी तरफ, यानी इस प्लेन के अंदर रख दिया इसको ऐसे। तो इसका एरिया वेक्टर चाहो तो इधर ले सकते हो, चाहो तो इधर ले सकते हो, है ना। तो मैंने क्या किया? इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लिया, क्योंकि क्लोज सरफेस नहीं है, ये सिंगल लेयर है, तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? आई कैप की तरफ, यानी इसी डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0। तो फ्लक्स कितना लिख दोगे बच्चा? ई ए कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब बात करते हैं ई कितना है। सर ई दे रखा है 5 × 10⁻³ ठीक है सर, और एरिया कितना है? सर एरिया तो नहीं दे रखा, लेकिन लेंथ दे रखी है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू लेंथ, यानी L²। और लेंथ किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। याद करो जब भी सेंटी आता था ना, तो 10⁻ कितना लगा दिया करते थे? -2। तो 10 सेंटी की जगह क्या लगाएंगे बच्चा? 10⁻⁻2 इंटू, फिर वापस से L है, यानी 10 × 10⁻⁻2। तो ये कितना आ जाएगा? देख 10⁻1 और 1 2, और ये कितना है? -2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना बच जाएगा? -2। देख -4 और 2, -2। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा बच्चा? मीटर स्क्वायर। चुपचाप वैल्यू पुट करो, 10⁻ कितना? -2, तो कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻3 और -2 कितना आ जाएगा? 1, यानी 50, और यूनिट आपने अभी निकाली थी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ये क्या आ जाएगा बच्चा? फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब उसने नेक्स्ट लाइन में फिर से पूछ लिया, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस।
इधर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से प्लेन कितना एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री। सपोज अगर मैं आपको यूं कहूं कि ये हमारे पास एरिया वेक्टर था और इसका ये प्लेन है, ये वाला प्लेन, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे 30 डिग्री। ऐसे देख, मैं इसको थोड़ा सा विजुलाइज कराऊं, ऐसे तुम्हारी तरफ एक बार यूं दिखा दूं, कितना एंगल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। हमें किस किस के बीच का एंगल चाहिए, एरिया वेक्टर और किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा सर, इस डायरेक्शन में। देखिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ये एक्स की प्लेन के अंदर है, अगर मैं इसको एक्स से 30 डिग्री ऐसे ले आऊं तो एंगल कितना बच जाएगा। देख अब देख, इस वाली कंडीशन पर एंगल कितना है सर, एरिया वेक्टर यानी आपकी तरफ आ रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, एक ही बात है। और इस साइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। अगर आप इसको 30 डिग्री तुम्हारी तरफ घुमाओगे तो क्या एरिया वेक्टर भी इधर 30 डिग्री आ जाएगा, एरिया वेक्टर भी इधर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। यानी अब जो ये वाला जो एंगल बचेगा ना, एरिया वेक्टर यानी ऐसे इस प्लेन के अंदर आ गई थी आपकी वो जो शीट थी, कितना घुमाया आपने उसको 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं सेकंड वाले पार्ट के लिए, सेकंड वाले पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, किस किस के बीच के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के अंदर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बोल, फ्लक्स होता है सर ई ए कोस 60 हो जाएगा। 30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लेन जो था ना, वो प्लेन कितना मूव कर गया, यहां से 30 मूव कर गया सपोज, है ना। तो अगर प्लेन 30 मूव कर गया तो एरिया वेक्टर कितना होगा, एरिया वेक्टर जो है वो 60 डिग्री बच जाएगा, 90 माइनस थीटा कर दिया करें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा ई की वैल्यू कितनी थी, वापस से रिपीट कर दो, है ना, 5 × 10⁻³ और एरिया कितना था 10⁻⁻², और cos 60 कितना होता है, जितना sin 30 होता है यानी हाफ, तो ये आ जाएगा बच्चा 5/2 × 10⁻1, है ना। 10⁻1 कितना होता है, 10⁻1 होता है बच्चा 10, 10/2 5, 5 5 जा 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। देख यहां पर जो कंफ्यूजन बच्चों को रहती है ना, वो किसके अंदर रहती है कि भैया घुमाया तो 30 डिग्री है, आपने 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। देख मान ले ऐसे ही ले लेना यार, सिंपल सी बात है, ऐसे शीट ले ले, उस शीट को अगर मैं उस शीट को 30 डिग्री एक्स एक्सिस से घुमा दूं ऐसे, तो देख पहले तो एरिया वेक्टर इधर था, एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा, एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा ना बच्चा, एरिया वेक्टर तो सरफेस के कैसा रहेगा परपेंडिकुलर। 30 डिग्री एरिया घूम गया ऐसे, तो एरिया वेक्टर इधर आया, कितना आएगा देख सर, ये 30 डिग्री घुमा, ये एंगल कितना था 90 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा कैलकुलेट करके देख, टोटल सम कितना होता है 180, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। थोड़ा सा आराम से आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। नहीं समझ आए तो क्या करना है, 90 माइनस एंगल कर दिया करें, ठीक है। चल ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे बच्चा गोजला की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना। तो गोजला क्या कहता है, गोजला कहता है बच्चा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट एरिया। मतलब सर कुछ नहीं यार, इधर देख, मान ले कि हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस एरिया है, कौन सा शेप लें, चल मैं यहां पर ये ले लेता हूं क्यूब, ये कोई क्लोज सरफेस है। अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है Q, इसके अंदर रखा हुआ है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी ना, ऐसे जाएंगी, इधर जाएंगी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, उनको काउंट थोड़ी ना करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स जो निकलने वाला है किसमें से, क्लोज सरफेस में से, वो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, और उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो कितना आ जाएगा Q/ε। अगर फ्री स्पेस है तो ε0 लिख देंगे, नहीं तो ε ऑफ दैट मीडियम लिख देंगे, ठीक है। चलिए
इसको कैसे डिराइव करेंगे, चलिए इसको डिराइव करते हैं। चल देख सुन, मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। अगर इस चार्ज से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो चलो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, वो वाला रास्ता जिसके ऊपर +1 चार्ज चले। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। जैसे यहां पर +1 रखा इधर दौड़ेगा, यहां पर रखूंगा तो इधर जाएगा, यानी इस चार्ज से दूर भागेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसा ही आएगा क्या, देख ये क्या बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहला काम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करना है, यहां पर कर दिया। अब उसके बाद अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर एक कोई सरफेस चूज कर रहा हूं, कैसा सरफेस चूज करना है बच्चा, क्लोज सरफेस। और मैंने क्लोज क्या ले लिया, एक ये स्फीयर ले लिया। इस स्फीयर में से कितनी फ्लक्स निकल रही है वो देखते हैं। सर ये स्फीयर, हाँ कितनी है, 1 2 3, ऐसे काउंट नहीं करना यार, अभी तो फ्लक्स का रिजल्ट देखा था ना। फ्लक्स कितना होता था बोल, फ्लक्स होता था E डॉट ए। अच्छा सर इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, E A cos थीटा, ठीक है सर। अब अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो क्या हम लोग डायरेक्टली इसमें से फ्लक्स निकाल सकते हैं, नहीं। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया चूज करना पड़ेगा। कैसे चूज करना पड़ेगा, मैं आपके लिए एक फुटबॉल लेकर आया हूं। देखिए ये एक स्फीयर है, इसके सेंटर पर क्या है, चार्ज। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही थी, देख इसको एक बार भूल जा। ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी गई थी, इस साइड भी गई थी, मेरी तरफ भी आई थी, तुम्हारी तरफ भी गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे थी, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड। अब मैंने उस स्फीयर, उस चार्ज के अराउंड एक स्फीयर बना दिया, ये वाली फुटबॉल रख दी, ठीक है। अब देख अगर मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारी तरफ आ रही थी, हाँ मैंने इतना सा एरिया लिया। इस एरिया की बात करूं, इतना सा एरिया जो मैं यहां से आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं, देख इस एरिया की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ आएगा, हाँ। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो इस वाले पार्ट की बात करूंगा, कोई ना यार इस वाले पार्ट की बात कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो रेडियली आउटवर्ड जा रही थी, हाँ, और इसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा। क्यों, एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी आई, सेम आ गई, है ना। तो देख यहां पर अगर मैं छोटा सा एरिया लूं तो उसकी डायरेक्शन जो आएगी एरिया वेक्टर की वो ऐसे आ जाएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। अच्छा थीटा कितना आएगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर थी, एरिया वेक्टर भी इधर है। अगर आप यहां पर चूज करते तो एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर, एंगल कितना आता, 0 डिग्री। तो मैं क्यों ना इस छोटे से पार्ट की बात कर लूं। इस छोटे से पार्ट में जो छोटी सी फ्लक्स निकलेगी, छोटी सी क्यों, क्योंकि थोड़ी सी फ्लक्स निकलेगी ना यार इसमें से। जैसे आप तरबूज लेने गए, आप तरबूज वाले भैया को बोलते हो कि भैया मीठा है या फीका है, तो वो क्या करता है, वो कहता है भैया चेक कर लो। चेक करने के लिए आप उसमें से एक पीस कट करवा लेते हो, है ना। तो आपने वही काम करा, एक छोटा सा पीस कट कर लिया, किसका, स्फीयर का। उस छोटे से पीस में से टोटल फ्लक्स थोड़ी ना जाएगी यार, इतने में से तो थोड़ी सी निकलेंगी। तो मैंने उसको क्या लिख दिया, डी फ्लक्स। डी फ्लक्स कितना आएगा, जितना वहां पर ई है इनटू उस छोटे से पार्ट का जितना एरिया है यानी डी ए इनटू एंगल, और एंगल कितना बन रहा है बच्चा, 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 होता है 1, ठीक है। चलिए तो डी फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई डी ए, और कोस 0 की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी, 1। अच्छा याद कर, किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पर, किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता था तो कितना आता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई की जगह क्या लिख देंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू कितना बच्चा, डी ए। ये क्या आया तेरा, थोड़ा सा फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इधर इंटीग्रेट करा तो इधर भी करना पड़ेगा। और मैं क्लोज सरफेस की बात कर लेता हूं, क्लोज का मतलब इस पूरे सरफेस की, तो यहां पर भी क्लोज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देख क्या आया, डी फ्लक्स जो आया क्लोज सरफेस में से वो कितना आ जाएगा। सर के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, हाँ। क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल। तो इसको बाहर ले आओ, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, चार्ज तो क्यू है जो कि इसके अंदर है, कांस्टेंट है, तो क्यू लिख दिया।
आर क्या है? आर है इस चार्ज से इस स्फीयर की डिस्टेंस, जो कि कितनी रहेगी? हर जगह सेम है। देख ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सारी आर है ना बच्चा, तो आर भी कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा? डी ए। डी ए मतलब ये जो तरबूज का छोटा सा पार्ट आप लोगों ने कट करा था ना, अगर मैं वो सारे पार्ट देखूं तो टोटल एरिया आ जाएगा किसका? उस स्फीयर का। और स्फीयर का एरिया कितना होता है बच्चा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और नीचे क्या था? आर स्क्वायर, और एरिया की जगह कितना लिख दिया? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, हाँ सर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हाँ सर। सर जो फ्लक्स का क्लोज सरफेस के अंदर इंटीग्रेशन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो हम लोग यहां पर लिख दें, जो डी फ्लक्स आया था क्लोज सरफेस के अंदर वो किसके बराबर आ जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। और ये चार्ज कौन सा है? जो सरफेस के अंदर है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? क्यू इन। गॉट इट? ये हमारी क्या हो गई? इसकी डेरिवेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, जो टोटल फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर आएगा? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा कह देता कि भाई हमारे पास ये कोई सरफेस है, ये वाला कोई भी क्लोज सरफेस ले लो यार, इसके अंदर 5 कूलम चार्ज है और एक -2 कूलम चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा इस सरफेस से? क्या क्लोज्ड है? हाँ क्लोज्ड है, तो टोटल फ्लक्स जाएगा जितना इसके अंदर चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों एप्सिलॉन नॉट? फ्री स्पेस है। कितना चार्ज है? एक तो 5 और दूसरा 2। 5 कैसा है? पॉजिटिव, 2 कैसा है? नेगेटिव। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 + -2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना आ जाएगा? 3, तो 3 बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? अच्छा सुनिए, अब इससे क्या हुआ? देख, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी? पॉजिटिव से बाहर, ठीक है, और नेगेटिव के किधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? अंदर। 5 से कितनी जा रही है भाई? 5 मल्टीपल जा रही है, और 2 से कितनी जा रही है? 2 मल्टीपल। 2 के अंदर आ रही है, 5 से बाहर जा रही है, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? तो आपको क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट करना है और कोई झंझट में नहीं पड़ना। ठीक है, चल एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में अच्छे से सोचेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या बोल रखा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? तो देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शंस देखकर बच्चा खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाता है। क्या क्या ऑप्शन है देख? नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, नेट चार्ज एनक्लोज्ड, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली। तो मैं बता दूं कि जो टोटल फ्लक्स हम लोगों ने देखा था वो किसके बराबर आया था? क्यू इन बाय एप्सिलॉन। और ये क्या था? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और ये चार्ज क्या था? वो वाला चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई करता था। ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स था वो किसके बराबर आएगा? उसके अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाय उस मीडियम की बात कर रहे हैं या फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, उसकी परमिटिविटी। तो ऑप्शन देखिए क्या था? नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुकून से करते हैं। देख, अगर मैं आपसे एक छोटा सा इससे पहले एक क्वेश्चन ले लूं, देख यहीं पे करवा दूं। मान ले मेरे पास एक ऐसा कोई स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है सपोज 2 कूलम। कितना ले लिया मैंने? 2 कूलम ले भाई, 2 कूलम ऐसा चार्ज रख दिया। और एक और स्फीयर ले लिया मैंने, ये वाला। इसके इन दोनों के बीच में कितना चार्ज ले लूं? सपोज -1 कूलम। इस सरफेस को बोल दूं S1, इस सरफेस को बोल दूं S2। तो बता फ्लक्स थ्रो S1 कितना आएगा पहले सरफेस में से? सर पहले सरफेस में से कितना आएगा? उसके अंदर चार्ज कितना है? 2। और बाहर वाले का कोई इफेक्ट है क्या? बाहर वाले का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो देख मैं तेरे को क्लियरली यहां से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। देख 1 मिनट के लिए देख, इस बाहर वाले का इफेक्ट क्यों नहीं रहेगा। देख इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी?
इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी, बाहर, बाहर गई, बाहर गई, ठीक है, बाहर गई सपोज ऐसे। अगर मैं यहीं पर इस वाले चार्ज की बात करूं, इस वाले चार्ज की, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, ऐसे अंदर जाएंगी, ऐसे जाएगी। यहां से देख, एक बार तो एंट्री करी इसने और एक बार लीव कर गया, अंदर घुसा और बाहर निकल गया, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है ना इसमें, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। इफेक्ट सिर्फ किसका है, जो उस सरफेस के अंदर है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था अपना। क्वेश्चन ये था कि भाई इसकी फ्लक्स बताओ कितनी आएगी। चल भाई, चल मैं इसको वापस से ड्रॉ कर लूँ, ले भाई पकड़। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये वाला है। इसके अंदर चार्ज कितना, मैं भूल गया कितना लिया था, चलो अभी अलग से ले लें, ये 2 कूलम ले लें और यहाँ पर कितना ले लें, -3 कूलम। अच्छा, ये सरफेस को बोल दूं S1 और इस सरफेस को क्या बोल दूं S2। तो टोटल फ्लक्स थ्रो S1 कितना आएगा, क्या S1 क्लोज्ड है, हाँ भाई क्लोज्ड है यार। तो क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स आता है ना बच्चा, वो किसके बराबर आता है, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज है 2 सर, डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस 3 का काम है क्या, नहीं, ये तो इस सरफेस से किधर है, बाहर है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं फ्लक्स थ्रो सेकंड सरफेस S2 की, यानी इस वाले सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो इसके अंदर कितने चार्ज हैं, क्या ये 2 इसके अंदर है, हाँ, -3 भी इसके अंदर है, बिल्कुल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस -3 डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 2 - 3 यानी -1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का मतलब है कि इसके अंदर फील्ड लाइन आ रही है, और प्लस का मतलब क्या था, इससे फील्ड लाइन बाहर जा रही थी, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। चल अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लास्ट टाइम आया हुआ था, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ले भाई तू भी जा। देख, ये बोल रहे हैं कि ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1, मैंने कोई स्फीयर चूज करा, ये वाला S1, इसका रेडियस कितना है R1, ठीक है। आगे एनक्लोज ए चार्ज Q1, इसके अंदर जो चार्ज है ना वो कितना है बच्चा, Q1 इज सराउंडेड बाय अनदर स्फीयर S2 ऑफ रेडियस R2, दूसरा स्फीयर कोई है जिसका रेडियस कितना है R2 और R2 R1 से बड़ा है, ठीक है सर। ये वाला स्फीयर, इस स्फीयर को मैंने क्या बोल दिया, S2, और इसका रेडियस कितना है R2। देख R2 दे रखा है R1 से बड़ा। इफ देयर इज ए चार्ज -Q2 इन द स्पेस बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में कौन सा चार्ज है, -Q2। तो क्या पूछ लिया, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो S1 एंड S2। तो पहले बता, पहले सरफेस में से कितनी फ्लक्स निकलेगी, क्या क्लोज्ड है, हाँ, तो क्लोज सरफेस में से फ्लक्स होता है जितना उसके अंदर चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले सरफेस में कितना चार्ज है, Q1 बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। अब किसकी बात करें, सेकंड सरफेस की। सेकंड सरफेस की बात करूं तो उसमें से फ्लक्स कितना जाएगा, जितना उसके अंदर चार्ज है। उसके अंदर कौन कौन से चार्ज है, ये भी उसके अंदर है, ये भी उसके अंदर है, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर के अंदर दोनों चार्ज इंक्लूडेड है। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस माइनस ऑफ Q2। माइनस ऑफ Q2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि नेगेटिव का चार्ज था। चलिए डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, फ्लक्स थ्रो 2 आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसने क्या पूछ लिया बच्चा, उसने रेशो पूछ लिया। जैसे ही रेशो पूछ लिया तो आप क्या करोगे, इसको हटा दो और इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और जैसे ही डिवाइड करोगे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रो 1 बाय फ्लक्स थ्रो 2 कितना आने वाला है, Q1 बाय Q1 माइनस Q2, ठीक है। कुछ नहीं करा, इसको डिवाइड करा है सिंपली, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो एक डेरिवेशन आती है हमारी, क्या है, ये हमारे पास ऐसी कोई वायर है, E ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। ये जो वायर दिख रही है आपको,
कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। इसकी वजह से इस वायर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और किसकी हेल्प से बताना है? गोज लॉ की हेल्प से बताना है। चलें करते हैं स्टार्ट। देख, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एक काम बोल दूं कि भाई हमारे पास एक कोई वायर है, ये वाली, इसके ऊपर चार्ज जो दे रखा है बच्चा वो Q है, और इसकी लेंथ कितनी है? L। ये वन डायमेंशनल बॉडी है। जो रोड है ना बच्चा, वायर है, जैसे ये वाली वायर, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में है, ऐसे रखूंगा तो सिर्फ वाई एक्सिस में है, इधर रखा तो सिर्फ जेड एक्सिस में है, यानी ये वन डायमेंशनल बॉडी है। अब इसके ऊपर चार्ज Q, लेंथ L है, तो मैं ऐसा लिख दूं L लेंथ हैज चार्ज Q। ठीक है सर, भाई L लेंथ के पास चार्ज Q है। अगर 1 यूनिट लेंथ होती तो चार्ज कितना होता? Q बाय L। और इसको जो 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज है उसको लिखते हैं हम लोग लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है बच्चा? लैम्डा हम लोगों ने क्या लिखा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये वाली चीज। अगर लेंथ 1 हो जाए तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? Q के बराबर। यानी चार्ज किसके बराबर आ गया? लैम्डा के बराबर। 1 यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज है ना उसको लैम्डा बोलते हैं। चलें, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसको करते हैं स्टार्ट। ले फिर, टॉपिक क्या था अपना? E ड्यू टू इन्फानाइट लार्ज वायर। ये कोई वायर है और इन्फानाइटली लार्ज है। ये हमें नहीं पता ये कहां तक है, तो हम लोगों ने इन्फानाइट मान लिया इसको। ऐसे नीचे भी कैसे जा रही है बच्चा? इन्फानाइट। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। सारी वायर के ऊपर चार्ज दे रखा है पॉजिटिव। ठीक है सर, मैं इसको ना बाद में इरेज कर दूंगा, अभी एक बार पॉजिटिव चार्ज मैंने लिख दिया। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा दे रखी है। इस लैम्डा का मतलब है 1 यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज है लैम्डा। ठीक है, अब इससे आर डिस्टेंस पर, यानी इस वाली वायर से आर डिस्टेंस जाइए। कितना डिस्टेंस? आर। यहां पर इस वाली जगह पर हमें ई पूछ लिया, तो सबसे पहला काम क्या है? वायर की वजह से या किसी भी चार्ज की वजह से, किसी भी शेप की वजह से पूछे तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ। देख, अगर मैं यहां पर +1 चार्ज रखूं तो ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। +1 को क्या करेगा? रिपेल। क्या पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भागेगा? हाँ सर, पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे जाएगा। तो ये क्या हो गई? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? अगर मैं यहां पर +1 रख दूं तो इधर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव +1 को क्या करेगी? रिपेल करेगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर रख दूं तो क्या होगा? ये पॉजिटिव रोड +1 को रिपेल करेगी, यानी तुम्हारी तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब तुम्हारी तरफ है। क्या मैं इसको ऐसे समझ लूं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाने वाली है हर डायरेक्शन के अंदर? ठीक है, इधर भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी, मेरी तरफ भी, इस डायरेक्शन में भी। हाँ, फिर क्या करना है? दूसरा काम कि आपको जहां पर ई पूछा जाए ना, वहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाना है। और गॉसियन सरफेस कैसा होता है बच्चा? क्लोज होता है। कैसा होता है? क्लोज। दूसरी बात ऐसी है कि जो गॉसियन सरफेस लेना है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या उससे परपेंडिकुलर हो। कैसा बोला मैंने? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे कैसा हो? परपेंडिकुलर। ऐसा बोलने का रीजन ये है कि आप एंगल अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर कोई और शेप लेते हैं ना बच्चा, तो एंगल निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए कैसा लेना चाहिए? गॉसियन सरफेस या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो। तो मैंने क्या करा? चुपचाप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहां से आर डिस्टेंस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इधर भी आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो शेप बनने वाली है, ये कैसी शेप बन जाएगी? ये शेप बन जाएगी बच्चा सिलेंडर की। चल मैं इसका कलर चेंज कर दूं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ले भैया सिलेंडर, चल कितनी डिस्टेंस का, कितने रेडियस का है इसका? आर। मैं इसको उठाता हूं और यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। ले भाई, चल भाई, ये देख, ये मैंने आर रेडियस का क्या ले लिया? सिलेंडर ले लिया।
कितना रेडियस है इसका, r। ठीक है, चलिए अब देख, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, इस सिलेंडर में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप कहोगे इसकी लेयर कितनी है, कितने सरफेस हैं। तो आप यहां पर देखो, फर्स्ट सरफेस, हाँ सर, सेकंड सरफेस, और थर्ड कौन सा है, कर्व्ड सरफेस। थर्ड कौन सा है बच्चा, कर्व्ड सरफेस। देखिए ये सिलेंडर था हमारा, एक सरफेस कौन सा था, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एंगल कितना हुआ 90। अगर एंगल 90 हुआ तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फ्लक्स होता है ई ए कोस थीटा, और थीटा अगर 90 है तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। पहले वाले सरफेस में से फ्लक्स कितना जाएगा, 0। क्यों जाएगा 0 यार, देखना इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर थी, एंगल कितना हो गया 90, और इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर नीचे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, तो एंगल फिर से कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ठीक, तो मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं थ्रू क्लोज सरफेस एरिया, जो कि किसके बराबर आता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये Q कौन सा चार्ज है जो सरफेस के अंदर लाई करे, कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। और यहां पर गॉसियन सरफेस हम लोगों ने कैसा लिया है बच्चों, सिलेंडर लिया है। तो इस सिलेंडर की लेंथ अगर L है तो इसके अंदर कितना चार्ज लाई करेगा, सर एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज लाई करता था, लैम्डा। L लेंथ पर कितना चार्ज लाई करेगा, लैम्डा इंटू L, यानी चार्ज की जगह मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट। सर L लेंथ क्यों ली, भाई सिलेंडर L लेंथ का है ना, तो उसके अंदर वायर भी तो L लेंथ की आएगी, तो चार्ज कितना हुआ लैम्डा इंटू L, और डिवाइड किससे कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से। और जो इसका मतलब क्या, टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स क्या, फ्लक्स थ्रो 1, फ्लक्स थ्रो 2 प्लस फ्लक्स थ्रो 3, तीनों सरफेस की वजह से फ्लक्स आ जाएगी। हाँ सर, इस फर्स्ट सरफेस का एंगल कितना है 90, तो पहले में से फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, दूसरे में से भी फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल 90 है। मैं बात करता हूं थर्ड सरफेस की, थर्ड सरफेस के अंदर कितना आएगा, देख E इंटू एरिया, किसका एरिया, थर्ड सरफेस का, और थर्ड सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी ली थी हम लोगों ने सिलेंडर की, ये रेडियस कितना था r, तो सिलेंडर का जो सरकमफेरेंस है वो कितना आ जाएगा 2 पाई r, और लेंथ कितनी है l। अगर मैं इसको खोल दूं तो ये लेंथ कितनी है 2 पाई r, और ये कितना है l, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चा 2 पाई r l, 2 पाई r इंटू l, जो कि किसके बराबर आ गया, लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट के। और जैसे ही मैं इनको कैंसिल करूंगा तो E कितना निकल के आएगा, E आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कितना आया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलिए थोड़ा सा अच्छे से और देखते हैं इसको, चल भाई देख, E कितना आ गया था, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो नीचे कितना बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और याद करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता था, k के बराबर। कौन, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना था, k के बराबर। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर वाला 2 तो एज इट इज रह जाएगा, और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा बच्चा कितना, k, है ना, 2k लैम्डा बाय r। देखना यार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 एज इट इज, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया हम लोगों ने k, और लैम्डा एज इट इज r यहां पर लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो दूसरा रिजल्ट ये वाला आ गया हमारा। ठीक है, आपको जो मर्जी याद रखना हो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वेरिएशन देखूं E का R के साथ, E और R का वेरिएशन कैसा है, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे R बढ़ेगा तो E की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं R वर्सेस E के, है ना, अगर R 0 है, मतलब 0 के पास है, तो E कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी। और जैसे ही R को 0 पुट कर दूंगा यानी बहुत दूर, तो E कितना हो जाएगा, 1 बाय 0 इज इक्वल टू कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी E की 1 बाय 0 कितना हो जाएगा बच्चा, 1 बाय 0 इनफाइनाइट। यानी देखो
आर को अगर मैं कितना पुट कर दूं, इन्फानाइट, सॉरी आर को कितना पुट कर दूं, इन्फानाइट, आर टेंड्स टू इन्फानाइट, तो ई कितना आ जाएगा, 1/इन्फानाइट हो जाएगा 0, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के आसपास आ जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सबसे पहले यहां पर, ये देखिए, पढ़ो, अगर आपको आता है तो फटाफट आंसर करिए इसका। ये बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम एन इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा। कोई वायर है, इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, कैसी है, इन्फानाइट, इससे R डिस्टेंस की बात कर रखी है। ए पॉइंट चार्ज Q, यहां पर कौन सा चार्ज रख दिया, Q चार्ज, ठीक है, और इस वायर की चार्ज डेंसिटी दे दी लैम्डा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो याद कर फोर्स कैसे निकालते थे सर, ई क्या होता था, ई होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई, यानी चुपके से आप ई निकाल लो और जैसे ही ई की वैल्यू पता चल जाएगी तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, क्यू से। और हम लोगों को पता है कि वायर से आर डिस्टेंस पर ई कितना होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ई को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चा, चार्ज से, यानी फोर्स कितना निकल के आएगा, क्यू इंटू ई, ई की जगह लिख दिया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो आई थिंक बी ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। चलो कितने बच्चों का सही था वो भी अपना मैसेज जरूर टाइप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्या कह रहा है बच्चा, इन्फानाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू पावर 4। कैसी वायर है, इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, और इन्फानाइट लॉन्ग वायर की वजह से E कितना आता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आता है, जिसकी वैल्यू इसने दे रखी है 18 इंटू 10 टू पावर 4 एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी R की जो वैल्यू इसने दी है बच्चा, R दे दिया 1 सेंटीमीटर। तो चुपचाप पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, सेंटी की जगह कितना लिख देना है, 10 टू पावर -2 लिख देना है, इतना क्या आ जाएगा, मीटर। तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर इज, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो देख लैम्डा बताना है, आप अब इसको ऐसे सॉल्व मत करना, क्यों मत करना, क्योंकि आप अगर 2 की, पाई की और एप्सिलॉन नोड की वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नोड की वैल्यू आप याद करो कितना होता था, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, है ना। तो हालत खराब हो जाएगी सोल्व करते टाइम। तो आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, स्मार्ट काम करें। तो ई कितना आ जाएगा बोल, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड को क्या लिख दूं, के लैम्डा बाय आर, जो कि कितना दे दिया, 18 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। अब आपको यहां से लैम्डा बताना है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 18 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू आर, आर को इधर ले जाऊं मल्टीप्लाई कर दूं, और आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10 टू पावर -2, और डिवाइड करना पड़ेगा इस चीज को, यानी 2 और के कितना था बोल, 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। तो 9 2 जा 18 और ये भी 18, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा 10 टू पावर 4 और -2 प्लस का 2 डिवाइड बाय 10 टू पावर 9, और जैसे ही 10 टू पावर 9 ऊपर जाएगी तो माइनस का 9 हो जाएगी, 2 - 9 कितना आ जाएगा, -7। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टू पावर -7, ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आंसर है इसके अंदर 1 इंटू 10 टू पावर -7, सॉल्व कर लेंगे। चलिए जिनका सही था वो जरूर बताएं कि हम लोगों ने इसको बिल्कुल सही करा था। अब अगला बच्चा जो रिजल्ट निकालना है हम लोगों को, ई ड्यू टू इन्फानाइट चार्ज शीट। कोई चार्ज शीट है हमारे पास, जैसे मैंने अभी यूं बात करी, मेरे पास ये शीट है कोई, और ये कैसी है, इन्फानाइट, यानी बहुत बड़ी शीट है,
इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर हमें ई बताना है। देखो ये जो शीट हम लोगों को दिखाई दे रही है, इसकी वजह से ई निकालने के लिए हम लोग ऐसा डायग्राम बनाने वाले हैं, इसलिए एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चले अब देख, हम लोगों के पास ऐसा कोई प्लेट है, और कैसी प्लेट है भाई, इन्फाइनाइटली लार्ज प्लेट है, ठीक है। अब इसकी वजह से अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर जब भी प्लेट की बात आएगी ना, प्लेट की 1D है या 2D है, आंसर है 2D है। तो 2D है तो इसके लिए क्या करें, मान ले ये हमारे पास कोई एरिया है A और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q। आप क्या लिखोगे, Q चार्ज कितने एरिया पर लाई कर रहा है, A पर, तो आप लिखोगे A एरिया हैज चार्ज Q, यानी एक एरिया पर चार्ज कितना, A एरिया पर चार्ज कितना है Q। अगर 1 यूनिट एरिया लेते तो चार्ज कितना हो जाता, Q बाय A, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है बच्चा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है। अगर A की वैल्यू 1 ले लूं तो Q किसके बराबर आ गया, सिग्मा के बराबर, यानी एक यूनिट एरिया पर जितना चार्ज है उसको सिग्मा बोलेंगे। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और इस इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो सिग्मा दे रखी है। सिग्मा का मतलब क्या है, एक यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा। अब ये कैसी वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है। देख ये पॉजिटिवली चार्ज वायर नहीं, सॉरी मैं बार बार वायर बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान रखिए, वायर नहीं है, ये प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। मैं यहां पर +1 रखूंगा तो इधर जाएगी फील्ड लाइन, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। अगर मैंने +1 चार्ज इधर रखा तो इस साइड जाएगी, देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं क्यों ना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर लूं। ले भाई, सबसे पहला काम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना, मैंने कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर दी। और यहां पर जैसे ही इस साइड रखोगे ना, प्लेट ऐसे रखी गई है, यहां पर +1 रखा दूर गया, यहां पर रखूंगा तो इस साइड आएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब इस प्लेट से R डिस्टेंस जाना है, कितनी डिस्टेंस, R, यानी यहां से R डिस्टेंस चले जाओ। यहां पर E पूछ लिया उसने, तो क्या करना है, यहां पर भी एक गॉसियन सरफेस बनाना है, और गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना है या तो वो E की डायरेक्शन में हो या E से कैसा हो, परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पर भी क्या चूज करने वाला हूं बच्चा, सिलेंडर चूज करने वाला हूं। ठीक है, ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया, इसको चुपके से यहां से उठाते हैं और शिफ्ट कर देंगे कहीं। पहले तो इसको घुमा लो, ले, अब इसको ले आए यहां पर, थोड़ा और बड़ा कर दें क्या, रुको इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चल भाई सिलेंडर बन जा, कैसा बन जा, बड़ा बन जा, ले बड़ा बन जा। चल अच्छा, इसका कलर भी चेंज कर लें बच्चा। कलर चेंज करने से हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग गॉसियन सरफेस जो है वो कैसे अलग कर पा रहे हैं। देख मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और इसको घुमाया और शिफ्ट कर देंगे, देख यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस। और इस सरफेस का ये वाला एरिया कितना है, A, ये वाला एरिया कितना है, A, तो इस साइड भी एरिया कितना आएगा, A आएगा, सिंपल सी बात है ना। सिलेंडर है, इस साइड एरिया A है तो उधर भी एरिया कितना रहेगा, A। और ये सिलेंडर से कितनी डिस्टेंस है, R, तो पीछे भी कितनी डिस्टेंस रहनी है, R। इसमें टोटल फ्लक्स कितने पार्ट में से निकल रही है, 1, 2 और तीसरा कौन सा है, कर्व्ड। अगर मैं कर्व्ड की बात करूं तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, एंगल कितना है 90, यानी कर्व्ड, यानी जिसको मैंने 3 नंबर बोल दिया, उसमें से कितना फ्लक्स जाएगा, उसमें से फ्लक्स जाएगा 0। क्यों जाएगा 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 पर। चल अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही आएगा। देख ये जो सिलेंडर हम लोगों ने अज्यूम करा था, सपोज ऐसा सिलेंडर था हमारा, ये वाला पार्ट, इसका एरिया वेक्टर इधर है, हाँ सर,
और इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, है ना। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं यानी सरफेस 2 की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर है, एंगल कितना हुआ 0, इसका 0 डिग्री, इसका भी 0 डिग्री। और अगर मैं कर्व्ड पार्ट की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इधर थी या इस डायरेक्शन में थी, एंगल कितना हो जाएगा 90। नहीं सर मैं तो यहां लूंगा, ठीक है यार तू यहां लेगा तो एरिया वेक्टर तेरी तरफ आएगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर थी, एंगल फिर से कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी जो टोटल फ्लक्स जाने वाली है वो कितनी आएगी, मैं लिखता हूं फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 इज इक्वल टू कितना Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने गोजला लगा दिया यहां पर, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड में से कितना फ्लक्स जाएगा 0, क्यों जाएगा, क्योंकि थीटा कितना बन रहा था 90 डिग्री। 1 में से कितना जाएगा सर, यहां से r डिस्टेंस पर जो E है ना उसको मैंने लिख दिया E, और इसका एरिया कितना ले लिया मैंने फर्स्ट सरफेस का A, EA, और एंगल कितना है 0 डिग्री, EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 1। चलिए अब सेकंड सरफेस की बात करता हूं। सेकंड सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, प्लेट से r डिस्टेंस पर E लिया था तो पीछे भी r डिस्टेंस पर E आने वाला है तो वही E रह जाएगा। और एरिया कितना है बच्चा A, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही है। एंगल कितना है, एंगल है 0, cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब बचा कौन, Q इन। Q इन कितना आएगा, अगर मैं Q इन की बात करूं तो मैं कहूंगा यार कि ये प्लेट के, ये इतनी प्लेट ही तो आएगी ना उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर इतनी प्लेट ही आएगी, और इसका एरिया कितना है A, यानी प्लेट का कितना पार्ट इसके अंदर आएगा, सिलेंडर के अंदर जो सिलेंडर हम लोगों ने लिया है दोनों साइड, कितना एरिया आएगा, जितना एरिया उस सिलेंडर का है, उस सिलेंडर का एरिया कितना है A, है ना। तो 1 यूनिट एरिया पर चार्ज कितना था सिग्मा, A पर चार्ज कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू A, ये Q इन आ जाएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देख EA तो कितना आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा नहीं, A से A कैंसिल आउट करना पड़ेगा, है ना, तो E कितना आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा E कितना लिखा हम लोगों ने, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से, प्लेट की वजह से, जिसकी चार्ज डेंसिटी कैसी है सिग्मा। अब यार E R पर तो डिपेंड नहीं करा, हाँ, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो E की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट है, सेम है, कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। R पर तो इंडिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। देख, मान ले हमारे पास कोई ऐसी प्लेट है ये वाली, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, और एक और प्लेट ली हम लोगों ने ये वाली, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। ठीक है, चलो प्लस माइनस के झंझट में एक बार नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट सिग्मा 2 लिख देते हैं। हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर मैं यूं कहूं कि भैया अगर अकेली प्लेट होती, कौन सी, देख मेरे को यहां पर इस वाले पॉइंट पर हम लोगों से पूछ लिया कि E बताओ कितना है, तो क्या करें, एक काम कर, इसको गायब कर दे, चल भाई जा। अगर मैं यहां पर +1 चार्ज रखता तो क्या ये पॉजिटिव प्लेट इसको इस साइड फोर्स लगाएगी, हाँ, तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी बिल्कुल। कितना आएगा E की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह कितना है सिग्मा 1 है, तो यहां पर जो E आने वाला है वो कितना आ जाएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन x एक्सिस। ठीक है, अगर मैं वापस से वो प्लेट ले आऊं तो ये प्लेट भी कैसी है पॉजिटिव, यहां पर रखे +1 को क्या करेगी रिपेल, यानी ये +1 इस डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, तो इसकी वजह से जो E आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चल लिख के देखते हैं हम लोग, इसकी वजह से जो E आया वो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका सिग्मा कितना है, सिग्मा 2, तो यहां पर चुपके से सिग्मा 2 लिख देंगे। और इसकी वजह से कितना आएगा बोल, ये +1 को क्या कर रही है, रिपेल, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा दिस माइनस दिस, यानी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों का वैल्यू बराबर होती, दोनों कैसे होते, सेम होते, है ना, यानी ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, तो ये रिजल्ट कितना आ जाता, 0 आ जाता। कितना आ जाता, 0। अगर यहीं पर मैं इसी का एक काम और कर लूं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी के अंदर, कि यहां पर मैं चुपके से ये माइनस का ले लूं, कितना ले लिया बच्चा, माइनस का। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं सारे को, है ना, या फिर नई स्लाइड ले लेते हैं एक। ये पहली प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और यहां पर एक और प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। अब यहां पर ई बताओ कितना आएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर देगा, क्योंकि +1 रखा तो रिपेल करेगा, हाँ, कितने से, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। और ये +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये क्यों, नेगेटिव चार्ज है, +1 को क्या करेगी, अट्रैक्ट, कितने से, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट से। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट दोनों की डायरेक्शन सेम है, जुड़ जाएंगे, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट का डबल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ई कितना आ जाएगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। और ये कहां आया, ये दो प्लेट की वजह से जिनकी चार्ज डेंसिटी सेम मैग्नीट्यूड में है बट अपोजिट नेचर में है, उनके बीच में ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन मिले तो। अच्छा, एक छोटी सी पार्ट और रहती है हमारी, पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लें, जो कि क्या है, ई ड्यू टू शेल, ई ड्यू टू चार्ज शेल। हमारे पास कोई कंडक्टिंग चार्ज शेल है, ये वाली, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसका सेंटर डिसाइड कर लेते हैं, ये वाला इसका सेंटर है। अब इसका हम लोग, ये देख, ये क्या है हमारे पास, चार्ज शेल। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना है, सपोज क्यू चार्ज है, तो चार्ज कहां लाई करेगा, चार्ज लाई कर जाएगा इसके सरफेस पर, ठीक है सर। क्यों सरफेस पर लाई कर जाएगा, क्योंकि अंदर से खाली है, ये अंदर से कैसी है, खाली है। अगर सॉलिड स्फीयर होता, तो अगर कंडक्टिंग होता तो चार्ज बाहर लाई कर जाते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज कहां लाई करते हैं, आउटर सरफेस पर, ठीक है। तो वो ऐसी ही स्ट्रक्चर बन जाती। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक होलो शेल की बात कर रहा हूं जो कि चार्ज है, और चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, कहां बिखरा हुआ बच्चा, सरफेस पर। कितना चार्ज है, क्यू, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दे रखा है हम लोगों को r। चलिए एक बार इसको इरेज कर देते हैं, बाद में देखेंगे चार्ज क्यू और रेडियस कितना है, r। हमसे सबसे पहले पूछ लिया E इनसाइड, अंदर E कितना है। तो देख, सबसे पहला काम क्या है, जहां पर भी E की बात करी जाए ना बच्चा, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे। क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, सरफेस से परपेंडिकुलर, हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी सरफेस से परपेंडिकुलर। क्यों, यहां पर +1 रखेगा, दूर जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि अंदर की बात करो, तो अंदर क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस जैसे ही मैंने अंदर बनाया, ये वाला, इसको मैंने क्या बोल दिया, गॉसियन सरफेस। इसके अंदर से जो टोटल फ्लक्स जाएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और फ्लक्स कितना होता है बोल, फ्लक्स होता है E इंटू इसका एरिया A इंटू कितना, कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। अगर चार्ज 0 है तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो याद क्या रखना है, कोई भी चार्ज कंडक्टिंग शेल है तो उसके अंदर E नहीं होता, है ना,
उसके अंदर E की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर E की वैल्यू 0 है तो यहां पर कोई चार्ज रख दे तो उसके ऊपर फोर्स भी 0 लगेगा, यानी वो चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी क्या हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप लोग अपने घर पे जो डिश की वायर देखते हैं, है ना, उस वायर के बाहर एक मेटालिक वायर और लगी होती है। वो क्या काम करती है, वो अंदर वाली वायर को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाती है। ठीक है। या फिर आपने कभी सुना होगा कि जब लाइटनिंग होती है ना, बिजली जब गिरती है उस टाइम आपको ये वाली बात समझाई जाती है कि आप जहां पर हो अंदर रहिए। आप कार में बैठे हैं तो कार में रहना सेफ समझा जाता है। क्यों समझा जाता है सेफ, क्योंकि कार क्या काम कर रही है, कार कंडक्टर का काम कर रही है, और कंडक्टर के अंदर E कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपके ऊपर बिजली का, उस लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग अगला जो पार्ट करेंगे E आउटसाइड। 1 मिनट रुकिए जरा। अब अगला पार्ट क्या था बच्चा, E आउटसाइड। अब मैं इसको यहां से एक बार के लिए हटा दूं। कंडक्टर के अंदर E कितना आया बच्चा, 0। इसको यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। अभी कहां करें, चलो यहां पर छोड़ देते हैं, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। अब हमें इस कंडक्टर से R डिस्टेंस पर, यानी बाहर की तरफ क्या बताना है, E आउटसाइड। ठीक है। तो पहले तो एक काम करो, इस अंदर वाले को जो आपने बनाया था उसको इरेज कर लो। ठीक है भैया। अब हम लोग जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो कहां बनाएंगे भाई, जहां पर पूछा गया इस शेल से बाहर की बात करी तो आप बाहर के लिए क्या बना लोगे, एक स्फीयर बना लोगे, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, गॉसियन सरफेस बोल देंगे। अच्छा, इस स्फीयर का जो रेडियस मैंने लिया वो कितना ले लिया, सपोज R ले लिया। कौन सा R, स्मॉल r, है ना। अब इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा, तो एक काम कर, इतना पार्ट ले, इसमें से छोटा सा फ्लक्स कितना जाएगा, E इंटू वहां का एरिया dA इंटू कोस थीटा। देख इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो D फ्लक्स आ जाएगा प्यारे बच्चों E dA कोस 0 की वैल्यू होती है 1। अगर मैं इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दूं तो ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, Q इन बाय एप्सिलॉन नोड के बराबर आ जाएगी। गोस लॉ अप्लाई हो गया यहां पर। अच्छा सुन, अगर मैं E की बात करूं तो E बाहर आ जाएगा, क्योंकि R डिस्टेंस पर E की वैल्यू कैसी रहने वाली है, सेम, और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, dA किसके बराबर आ जाएगा, Q इन बाय एप्सिलॉन नोड। इस गॉसियन सरफेस यानी जो व्हाइट वाला सरफेस चूज करा है उसके अंदर चार्ज कितना है, तो अंदर क्या है, शेल है, और शेल के ऊपर चार्ज कितना है, Q है, तो सारा का सारा चार्ज किसके अंदर आ जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी Q इन कितना आ जाएगा Q, और डिवाइड किससे कर दोगे, एप्सिलॉन नोड से। अच्छा बता, dA क्या है, ये छोटा सा एरिया, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल एरिया, किसका एरिया, गॉसियन सरफेस का, है ना, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा बच्चा, 4 पाई r स्क्वायर। कौन सा r, गॉसियन सरफेस का रेडियस, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया देख रहे हैं ना हम लोग, है ना, इजिकल टू कितना, Q बाय कितना, एप्सिलॉन नोट। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाय 4 पाई, ये r स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, बट मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूं इसको, तो एप्सिलॉन नोड r स्क्वायर, और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड को क्या लिखते थे, उसको लिखा करते थे k, तो ये कितना आ जाएगा, KQ बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करा, ये बिहेव कर गया पॉइंट चार्ज की तरह। जैसे पॉइंट चार्ज के ऊपर E की वैल्यू आती थी, सेम वैल्यू किसके लिए आएगी, शेल की वजह से आएगी, शेल से बाहर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r स्क्वायर के। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यहां पर देख पा रहे हो तो ये r है, और यहां पर हम लोगों ने क्या ले लिया, E। जब तक r उसके रेडियस के बराबर नहीं हो जाए, यानी यहां से यहां तक, अंदर E कितना था, 0, यानी ये ग्राफ कैसे रहने वाला है बच्चा, ऐसे।
ई की वैल्यू कितनी आएगी 0। और जैसे ही आप इस आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर देंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा सरफेस पर, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी सरफेस पर इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद ये इनवर्सली क्या करना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आर बढ़ाओगे ए की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं अगले कोई क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन सा आता है अपना। देख ये क्वेश्चन क्या है, ये पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चा। इसमें बोल रखा है टू लार्ज पैरेलल थिन मेटालिक प्लेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द प्लेट हैव चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस एंड मैग्नीट्यूड इतना, है ना, 20 into 10 to power -12। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स एंड इन द इनर रीजन ऑफ द प्लेट। देख ये वाला क्वेश्चन है, दोनों की चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा दे रखा है, सेम यानी सिग्मा, और दूसरा कैसा है, सिग्मा भी वही है लेकिन माइनस का सिग्मा है। जैसे यहां पर +1 रखोगे तो ये क्या करेगा, रिपेल, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ई कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से था, दोनों की वजह से कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। जैसे ही 2 टाइम करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर ई की वैल्यू इतनी आ जाएगी, अभी तो निकाली थी। कितना आएगा, सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, आप पुट कर देना, डिवाइड बाय किससे कर देना, एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, चलिए अगर आउटसाइड की बात करूं यहां पर, तो ये क्या करेगा +1 को रिपेल, ये क्या करेगा +1 को अट्रैक्ट। ये कितने से रिपेल करेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से, और ये कितने से अट्रैक्ट करेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से। दोनों के सिग्मा सेम है, इसका मतलब ई यहां पर कितना आ जाएगा 0, यानी प्लेट के अंदर ई की वैल्यू, दो प्लेट के अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी और बाहर कितना आ जाएगा बच्चा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा था, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए एक बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बार दिखाता चलूं। क्या बोल रहे हैं, यूजिंग गोज लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अभी करा था देख, अभी करा था देख, ये वाला अभी किया था। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हैं बच्चा इसके अंदर जो कि आपको पढ़नी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं, है ना, कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा हो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हो, और हो सकता है कुछ हेल्प आपको मिली हो। ठीक है, इतने टाइम के अंदर हम लोग इतना अच्छा कर पाए, है ना, बहुत थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों की सपोर्ट थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हाँ आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरा टाइम एक्सटेंड कर दूँ। टाइम की बड़ी दिक्कत है यार, है ना, एक वीडियो को अपलोड करने में कम से कम 3 या 4 घंटे खराब होते हैं। ठीक है, सारा दिन वैसे बिजी लाइफ है। अभी रात का कितना टाइम हुआ देखो, 23:44, है ना, यानी क्या हो जाएंगे, 11:15 का टाइम हो रखा है। ठीक है, और अभी भी एक वीडियो और बनानी है, तो देखिए किस टाइम सोएंगे, किस टाइम काम करेंगे। चलो बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका कुछ भला हो जाए हम लोगों की वजह से। तो जुड़े रहिए बच्चा, और अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करिए, जितने भी आपके कांटेक्ट में 12th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत है, आप उनको ये लिंक शेयर करिए। हम लोग कोशिश करके सारे कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग, थैंक्स।